Namaskar. We are going to learn today about the teaching in diversity. And we are discussing the diversity. We should start with the question, who am I? The question that is asked to know the identity. When someone asks you that who are you, don't go to answer this, but just imagine the number of answers, number of possible answers of this question. Imagine a girl child and a student of the class of Munda tribe. Suppose, how many answers she will give to you in response of this question? Who are you? The first is national identity, that I am an Indian. Second may be from the state, I am from the Jharkhand state. Then I am from Jamshedpur, the local area. Then I am a tribal student. That may be your community. Again, within group, the answer may be I am Munda. I belong to Munda tribe. Then you can answer about your language, that I am Mundari speaking student. And even so many that descriptions of identity are common, and like one may be I am a girl, so based on gender also. So identities are the identities of a person, of an individual may be many, and so diversity is not a myth but quite natural. विभिन्नताएं जो हमारे क्लास में एग्जिस्ट करती हैं, वो विभिन्नताएं हमें मानना होगा कि प्राकृतिक हैं, and we have to learn how to deal with these diversities, and for that reason we are going to learn about the teaching with diversity, teaching for diversity. तो डाइवर्सिटी का यहाँ मतलब है कल्चरल डाइवर्सिटी से. इसके और टर्म भी अगर आप बोलें तो जो प्लूरैलिटी की बात करते हैं, प्लूरलिज्म की बात करते हैं, वो भी डाइवर्सिटी में जो हमारे पढ़ाने का संदर्भ है उसके रूप में लिया जाता है. प्लूरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म. So teaching for multiculturalism, then teaching for heterogeneous group is the another term. So all these terms are interrelated and even interchangeable. तो हम लोग डाइवर्सिटी के जो फॉर्म में कल्चरल डाइवर्सिटी को देख रहे हैं, तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि कल्चर क्या है. और कल्चर को जानने के लिए हम लोग अगर 1871 का टाइलर का डेफिनेशन देखें, तो वो कहते हैं कल्चर इज दैट कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय अ ह्यूमन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. तो वो सबको शामिल करते हैं इसमें कि हम लोग किसी भी रूप में अगर कहें, जो भी हमने अपने आदतों में शुमार की हो, शामिल किया हो, और कैसे हम लोग इसमें सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं. उसी तरह से ओटावे का डिफिनीशन जो आता है वो भी कहता है कि इट इज़ अ टोटल वे ऑफ लाइफ. तो इसमें वो और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि
This would include way of eating food, wearing clothes, using language, making love, getting married, getting buried, and playing football. So all these activities even, and all are related concerns in our life. All the components that are related to our nurturing and our environment, all are the part of our culture. So culture have three components. कल्चर को हम लोग अलग अलग रूप में अगर इसमें डिफिनीशन में देखें तो कल्चर हैज़ थ्री कंपोनेंट्स. हम लोग इसमें वैल्यू के रूप में अगर देखते हैं तो उसमें है जो जिसमें हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, और वो सारी चीज़ें आती हैं थिंकिंग जो कल्चर का कंपोनेंट है. तो थिंकिंग कंपोनेंट में सारे जो बात कर रहे हैं हम लोग, मॉरल्स, बिलीव्स, वैल्यूज़, आइडियोलॉजीज़, तो ये सब आ जाते हैं हमारे थिंकिंग कंपोनेंट ऑफ कल्चर में. फिर डूइंग कंपोनेंट ऑफ कल्चर जो ओटावे ने अपने डिफिनीशन में कहा, और उन्होंने जो वे ऑफ एक्शंस एक्टिविटीज़ की बात की, तो डूइंग कंपोनेंट हम किस तरह करते हैं वो भी कल्चर में आता है. और फिर हैविंग कंपोनेंट्स, द मटेरियल एस्पेक्ट्स, हैव्स और हैव नॉट्स का जो डिवीज़न है, तो उसमें भी हैविंग कंपोनेंट्स कितना है हमारे पास, वो भी कल्चर को हमारे कल्चर को स्पेसिफाई करने में, कल्चर को समझने में, हमारी संस्कृति को आइडेंटिफाई करने में इस मटेरियल कंपोनेंट का भी योगदान है. तो इस तरह से कल्चर को पहले पूरी तरह से हम अगर जान लें तो इसी में वो इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो डाइवर्सिटी की ओर हमें ले जाती हैं. जब हम बात करते हैं डूइंग कंपोनेंट, हैविंग कंपोनेंट्स और थिंकिंग कंपोनेंट की, तो सब डिग्री का इसी में फ़र्क आता है कि किसी के पास उस कल्चर का वो कंपोनेंट ज़्यादा है तो किसी में कम है. तो एक तरह से नेचुरल है कि हम में डाइवर्सिटी होगी. और अब तो ये क्लास, अब कोई भी क्लास वर्ल्ड में मोनोकल्चरल नहीं है. मतलब ये है कि एक कल्चर का कोई सारे लोग बैठे हो क्लास में, ऐसा टीचर को अब नहीं मिलने वाला है. तो रियल वर्ल्ड इज़ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर विद दैट. हमें उस तरह का बनना होगा, हमें वैसा शिक्षक बनना होगा जिसमें कैपेबिलिटी हो कि वो अपने डाइवर्स जो क्लासरूम है उसको टैकल कर सके. और इस तरह की जो खूबी है वही टीचर को एक एक्सपर्ट के रूप में सामने लाती है कि जो हेट्रोजिनस क्लास को हैंडल करने की क्षमता रखता है. हम लोग कल्चर को इस रूप में भी जो जिस तरह से डिस्टोर्टेड फॉर्म ऑफ आवर कल्चर जो एजुकेशन के संदर्भ में हम लोगों ने कर दिया है, उसको भी डिस्कस करने की ज़रूरत है. हम लोगों ने कल्चर में कल्चर्ड वर्ड को जोड़ दिया है और अनकल्चर्ड से किसी को हम लोग एक तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हुए उसे इग्नोर करने की कोशिश भी करते हैं कि वो अनकल्चर्ड है और हम कल्चर्ड हैं. या कुछ ऐसे गुण हम लोग बांट देते हैं और कह देते हैं कि दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर्ड. वो भी हमारे इस तरह के जो डाइवर्सिटी को टैकल करने में बैरियर साबित हो रहा है. ऐसे तो ये पूरी दुनिया में है और इसको सब लोग जानते हैं, मानते हैं. लेकिन अगर किसी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करनी हो तो यहाँ भी कल्चर्ड का मतलब कुछ अलग तरह से लिया जा रहा है. कल्चर्ड का मतलब है बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना. बहुत अगर कोई लगातार और अच्छे से फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल रहा है तो वो कल्चर्ड में आता है. और अगर इंग्लिश बोलने में कोई अक्षम है तो उसे कई बार अनकल्चर्ड में मान लिया जा रहा है. एजुकेशन का ये संदर्भ जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे.
एक कल्चर्ड को हम लोग बोलते हैं जो पहन ओढ़ के बहुत अच्छे से ड्रेस का बिहेवियर लेके शो करते हैं, ड्रेसिंग बिहेवियर, उसको भी हम लोग कल्चर्ड मान लेते हैं कि ये ड्रेसिंग बिहेवियर बहुत सेंसिबल है, ये बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, तो इसलिए वो कल्चर्ड है, और जो ऐसे कपड़े नहीं पहनता वो अनकल्चर्ड है। फिर इसमें भी वो डिमार्केशन कई बार परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, तो हम लोग ड्रेसिंग के वो संदर्भ को क्या कहेंगे कि कल्चर्ड, किसी समय वैसा कल्चर्ड होता है तो कहीं वो अनकल्चर्ड कैसे हो जाता है, सोचने की बात है। अगर फिर से हम बात करें कि कोई अगर बहुत अच्छे से या वेस्टर्न मोड में इंट्रोडक्शन देता है तो वो कल्चर्ड माना जाएगा, ये कहाँ का संदर्भ है? तो वेस्टर्नाइजेशन को, मॉडर्नाइजेशन को, फैशन को अगर कल्चर्ड से हम जोड़ देते हैं, कल्चर्ड उसे बोलते हैं जो इन सबको फॉलो करता है, तो हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आप एक बार इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे उस छात्रा या उस विद्यार्थी की क्या गलती है? When we are saying that one student is not capable to understand English at all, then this is not the indication of her uncultured behavior, but it is due to his nurturing aspect or due to her environment. So due to her environment, her nurturing aspect, she has not received that type of exposure, and due to that she is not in that condition to understand everything in English. So language जो बैरियर है और जो भाषा की बातें हैं, वो ऐसा कहीं नहीं है कि उसके चलते कल्चर्ड अनकल्चर्ड का सेंस आए। वैसे ही ड्रेसिंग में भी कोई कपड़े जहाँ कैसे जैसे भी पहने, उसके चलते अनकल्चर्ड कल्चर्ड का बात करना बेवकूफ़ी है। इस तरह से एक टीचर अगर सोच रखता है तो वो कभी न्याय नहीं कर सकता। तो ऐसे कल्चर और अनकल्चर को लोग बांट देते हैं, इवन कई बार उसको बेहतर उसको ग्रेड देते हैं, और ये एक लेबल में बांट देना, डिस्क्रिमिनेट करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो डाइवर्सिटी का पहला तकाज़ा यही, पहला प्रिंसिपल यही है कि अपने ड्रेस या अपने लैंग्वेज की एबिलिटी या मॉडर्नाइज होने की जो तरीके हैं फैशन के चलते आप बेहतर नहीं हैं, हाँ आप अलग हैं। सो डिफरेंस इज देयर, बट someone is not cultured because of these reasons. This basis cannot be taken as the upgraded or the higher level of that society or culture. So no longer this myth is going to exist now, and no one will accept in education and teaching that one is cultured due to his sense of that language, or even dressing, or even fashion, or even modernization, or any aspect of modernization. तो उसको हटाना पड़ेगा। उसे ऐसा सोच रखना भी एक तरह से आज की दुनिया में अगर क्लास में कहा जाए तो ये शब्द इस्तेमाल करना थोड़ा सा कानूनी रूप चला जाता है, लेकिन ये वो ऐसा अपराध है जिसकी कहीं कोई सज़ा नहीं है। तो टीचर को इस तरह के अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि वो कल्चर्ड अनकल्चर्ड के क्षेत्र में किसी के साथ अन्याय कर लेता है। ऐसे ही आप अगर से ड्रेसिंग में बात करें तो कल को आप देखिए कि जो ड्रेसेस जो हंसने के लोग हंसते थे, आज वो ड्रेसेस पहन के लोग खुद को दिखा रहे हैं कि वो इंडियन कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो पहले के उस तरह के कपड़ों पे हंसते थे, आप इंडियन कल्चर में जो अगर पहन के आए तो उनको क्लास में आप हंसते हैं, या फिर कोई आते आते अगर आपको कोई इस तरह की अपनी भाषा से जुड़ा हुआ कोई बात कह देता है, नेबुआ जैसे कोई शब्द बोल दे, तो आप हंस देते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि
लेमन ही एक फॉर्म नहीं है। लेमन से उसका मतलब अगर वो सही मतलब निकलता है, उसके नेबुआ कहने से सही मतलब नहीं निकलता है, तब आप एक तरह से अपने आप को एक डिफरेंट क्राइटेरिया के तहत अपने आप को बेहतर मानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डिनोट अगर एक ही चीज़ को कर रहा है तो ये इट इज़ जस्ट अ डिफरेंस। वो बात करने की एक केवल तरीका है, एक केवल बात करने की उसकी अलग तरह की रीति है, अलग तरह से वो प्रेजेंट करता है चीज़ों को, और इस तरह से विभिन्नता को सब कुछ मान लेना गलत है। और उसी संस्कृति में आज हम लोग देख रहे हैं कि जो कल तक जो ड्रेसेस हंसने के लोग हंसते थे, वही ड्रेसेस आज जो हैं हमारे गर्व की प्रतीक हो गए हैं। तो एक समय में जो चीज़ें खराब लगती हैं, कई बार वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम सुसंस्कृत पहले नहीं कहे जाते थे जिन ड्रेसेस में, वो ड्रेसेस आज सुसंस्कृत का एक माध्यम है। तो आप इसलिए उस ड्रेसेस को ये सबसे बड़ा आधार बना देना, कल्चर्ड और अनकल्चर्ड में बांट देना, ये जस्टिफाइड नहीं है। इस तरह से हम लोग डाइवर्सिटी को समझने के लिए कल्चर के इस फॉर्म को अच्छी तरह समझ जाएं कि कल्चर को हमें देखना किस रूप में है, और कल्चर के डिफरेंसेस को, डाइवर्सिटी को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस डाइवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से इस डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और आगे की जो आगे का वीडियो है वो इससे जुड़ा हुआ है। सो दिस वीडियो इज़ कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।